नेक्स्ट, गोमास्ता कौन थी? हु वर गोमास्ता? गोमास्तास स्टूडेंट्स, गोमास्तास कौन थे? दे वर द पेड सर्वेंट हु वर appointed by the East India Company to supervise weavers, collect, supply and examine the quality of clothes. ये जो है एजेंट का काम करते थे। और नेक्स्ट है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर था जहाँ प्रोडक्शन होता था, ठीक है, मैनचेस्टर। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इन इंग्लैंड, द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स वर worried about the imports from the other countries and thus pressurized the government to impose the import duty on the cotton textiles. और उन्होंने कहा कि भारत से जो कपड़ा आता है उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे तो हमारे यहाँ का बना हुआ कपड़ा कौन खरीदेगा? तो इस तरह के लॉज जो हैं वहाँ आए। कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। और भारत के जो कॉटन प्रोड्यूसर थे उनको दो तरह की समस्याएं थी। क्या समस्या? देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, यानी कि वो अपना माल यूरोप में भेजते, तो यूरोप में भी प्रोडक्शन होने लगा तो उनका माल वहाँ कौन खरीदेगा? फिर दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, वहाँ उनका माल जो है महंगा पड़ता था। द लोकल मार्केट श्रैंक ड्यू टू मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। और फिर इंग्लैंड से कपड़ा आने लगा तो यहाँ इंडिया में भी जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर थे उनका कपड़ा जो है बिकना बंद हो गया। नेक्स्ट है व्हेन द सिविल वार ब्रोक आउट। सिविल वार की बात करता है। When the civil war broke out, cotton supplies were cut off from the US and us. ये सिविल वार किसकी? ये बात कर रहा है सिविल वार इसकी यूएस की 1766 में, ठीक है। यूएस रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो है सिविल वार चला तो ब्रिटेन से सप्लाई आना बंद हो गया। ब्रिटेन टर्न टुवर्ड्स इंडिया, फिर वो इंडिया की तरफ आए। किसके लिए? कॉटन के लिए। कौन सा कॉटन? रा कॉटन के लिए। रा कॉटन कौन सा? जिसका धागा बनाया जाता। द रा कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज विच लेड टू इन्फ्लेशन। और उससे यहाँ महंगाई बढ़ी। नेक्स्ट, इट अफेक्टेड द वीवर्स हु वर starved of supplies and were forced to buy raw cotton at exorbitant prices. और जो यहाँ काम कर भी रहे थे उनको और समस्या आई क्योंकि इंग्लैंड के व्यापारियों ने यहाँ से रा कॉटन यानी कि रुई को महंगा खरीदना शुरू कर दिया। जब रुई वहाँ महंगी बिक रही थी तो यहाँ रुई पैदा करने वालों ने उनको रुई बेची। जो यहाँ काम कर रहे थे, धागा कपड़ा बना रहे थे, उनको रुई भी नहीं मिली, उनको महंगी रुई खरीदनी पड़ी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ डिड द एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन वीवर्स। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। देखो क्या है, हाउ डिड द एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के निर्यात घट गए। निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हेन वी सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और जब हम किसी देश से माल मंगवा रहे हैं तो वो इंपोर्ट है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी टू सी क्लॉथ लो कॉस्ट। वहाँ से जो कपड़ा आता था मैनचेस्टर से, उसकी लागत भी कम थी। श्रिंकिंग द लोकल मार्केट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी कॉटन फाइबर। अच्छा जो कॉटन वो खरीद लेते थे इंग्लैंड वाले। नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज कम्स अप। अब ये कह रहे कि फर्स्ट कॉटन मिल, स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉटन मिल वेयर इट इज। फर्स्ट कॉटन, द फर्स्ट कॉटन मिल in Bombay came up in 1854 and it went into production 2 years later. और इसमें प्रोडक्शन 2 साल बाद हुआ। Around the same this time jute mills came up in Bengal, the first being set up in 1855. और 1857 में क्या हुआ था पता है आपको? रिवल्ट हुआ था। इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे बड़े बड़े, टाटा बिरला इस जैसे लोग थे पहले, आज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इस तरह के लोग हैं। तो शुरू में किसने भारतीय व्यापार की कमान संभाली थी? अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया था। कौन वो लोग थे? फ्रॉम द 18th century, द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। यहाँ से अफीम भेजी, कहाँ? चीन में। किसने? अंग्रेजों ने। और चीन से अफीम के बदले क्या लिया? चाय। और वो चाय कहाँ भेजी? इंग्लैंड में। इस तरह से इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून फ्रॉम द ट्रेड विद चाइना बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में द्वारकानाथ टैगोर ऑफ
बंगाल। उसने बहुत पैसा कमाया, सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830 एंड 1840। यानी कि 1830 से 10 साल में उन्होंने 6 कंपनीज जो हैं वो खड़ी कर दी। इन बॉम्बे, पेरिस, लाइक दिनसा, ये कह रहे हैं हमें, इट इज दिनसा पेटिट एंड जमशेदजी Nusarwanji, Tata built huge industries empire in India by accumulating their wealth, partly from export to China and partly from raw cotton shipments to England. यानी कि टाटा जो इंडस्ट्री जिसका मैंने अभी नाम लिया, ठीक है, डेनिस पेटिट, इन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो है चाइना के व्यापार से और इंग्लैंड को भी जो है उन्होंने सूती जो है धागा बेचकर और रुई बेचकर पैसा कमाया। नेक्स्ट, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? अरे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारीगर कहाँ से आते थे, मजदूर कहाँ से आते थे? पहले वीडियो में भी मैंने चर्चा की, वर्कर्स मेनली कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, आसपास के डिस्ट्रिक्ट, मेनली पीसेंट्स एंड वर्कर्स, ऐसे किसान और मजदूर थे जिनके पास काम ही नहीं रहा गांव में। बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज, वर्कर फ्रॉम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जो है मजदूर गए। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ द इंडियन वर्कर्स। भारतीय वर्कर्स की कंडीशन क्या थी? वेरी मोस्ट ऑफ द मिल वर्कर्स वर टेम्परेरी एम्प्लॉयड रिटर्न टू देन विलेज ड्यूरिंग हार्वेस्ट, ठीक है, फसल काटने के लिए फिर वो गांव में चले जाते थे। जॉबर्स वर कंट्रोल द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, और जॉबर्स होते थे जो ठेकेदार थे उनको काम दिलवाते थे। तो जॉबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, जॉबर। हु वर जॉबर्स? जॉबर कौन थे? ये जॉबर, ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री टू गेट न्यू रिक्रूट्स फॉर द मिल्स, जो उनके लिए मजदूर लेके आती थी। और रोल ऑफ जॉबर्स था क्या? जॉबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्रीज यूजुअली एम्प्लॉयड, कह रहे हैं हमारे को ये, इंडस्ट्री यूजुअली एम्प्लॉयड जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स, दे बिकम persons with same authority, some authority, and they were old and trusted workers, पहले ही मजदूर थे वो, और अपने गांव में जाते थे और लोगों को लेकर आते थे, उनको समझाते थे। they got people from their villages, they ensured them jobs, कि आपको काम दिया जाएगा, आज भी इसी तरह से बुला के ले जाते हैं। they helped them to settle in the city, they also provided the money in times of crisis, और वो उनको मनी भी देती थी। the peculiarities of industrial growth, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई, क्या यहाँ की कहानी थी स्टूडेंट्स? द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसमें हम पढ़ेंगे क्या विचित्र बात थी, क्या विचित्र माया, ठीक है। इट इज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच dominate industrial production were interested in production only. These goods which were required for export trade, not for sale in India. Tea, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, माइनिंग, यानी कि चाय, कॉफ़ी, नील और जूट एंड माइनिंग, ठीक है। तो ये एजेंसीज थी जो इन चीज़ों को काबू करती थी। इंडियन बिजनेसमैन सेट अप दोज इंडस्ट्रीज इन लेट 19th century विच वुड नॉट compete विद मैनचेस्टर, ठीक है। और इंडियन जो बिजनेसमैन थे वो मैनचेस्टर के बिजनेसमैन का मुकाबला नहीं कर सके। yarn was not imported, so only cotton mills were produced yarn, then फैब्रिक, धागा बना रही थी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 मोबिलाइज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन, ये भी विचित्र बात थी। दैट इज इसमें कह रहा है कि 1905 में, भाई 1905 का जिक्र यहाँ पे क्यों आया, कि 1905 क्यों आया? 1905 के बारे में मैं बताऊं आपको कि क्या है ये 1905 स्वदेशी मूवमेंट। अरे लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल का विभाजन इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल, और द पीपल ऑफ इंडिया गॉट अनरेस्टेड आफ्टर दिस, that is sin partition, that is Swadeshi movement mobilized people to boycott foreign clothes. So textile production began in Indian. Moreover, yarn export to China declined, so industry shifted from yarn cloth to production. Cotton piece goods production doubled in 1900 to 1912. यहाँ उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड को कुछ नहीं भेजेंगे, अपना कपड़ा यहाँ खुद बनाएंगे। गांधी जी भी आए बीच में, गांधी जी ने कहा कि अपना अपना चरखा निकालो, अपने अपने कपड़े बनाइए। इट इज स्वदेशी मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गिव ए बूस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 to 18 उसने तो कमाल ही कर दिया।
जो जीवन दान मिल गया इंडियन इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान और यूरोपियन जो कंट्रीज थे उन सबका ध्यान लड़ाई में था. न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप इन इंडिया एज ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद वार प्रोडक्शन, और वो तो हथियार बना रहे थे. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अरे घर घर में छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस थे घर घर में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं. इसमें क्या था स्टूडेंट, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में इवन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज वेरी फ्यू इंडस्ट्रियल सेंटर लोकेटेड मेनली इन बंगाल एंड बॉम्बे. बंगाल और बॉम्बे में तो कम ही फैक्ट्रियाँ थी, फिर भी इतना प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा था, वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से आ रहा था. 10-10, 15-15 20 मजदूर काम कर रहे थे. ओनली स्मॉल proportion ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर वर्कड इन फैक्ट्रीज, 5% in 1911, 10% in 1931. रेस्ट जो वर्कर थे वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट्स. अपने घरों में खड्डियाँ लगाई हुई थी, पूरा एक परिवार वहाँ काम कर रहा था. छोटे छोटे ऑर्डर ले रहे थे 100, 200, 500 पीसीस के, और जो व्यापारियों को भेज देते थे. व्यापारी कौन से, गुमास्तास. इस तरह से. नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ इन्वेंशन इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन हैंडलूम. सीरीज ऑफ ये देखिए, it is series of invention improved the technique of production in handloom sector and handloom cloth production expanded steadily यानी कि धीरे धीरे जो है वो प्रोडक्शन बढ़ने लगा. One such invention was fly settle. पहले एक धागे को एक हाथ इधर भेजता था, दूसरा हाथ इधर फेंकता था ताने में बाना बुनने के लिए, और फिर फ्लाई सेटल आई और वो बड़ी फास्ट जो है धागे को इधर उधर भेजने लगी. और आजकल तो सटल लेस मशीनें आने लगी हैं, जाकर देखिए आप. Some specialized weavers could not be produced. कह रहे हैं कि देखो इसको ध्यान से, इसको some specialized weavers could not be produced by mills. ठीक है, ऐसा कपड़ा था जो मिल्स प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते. So they were continued to produce by weavers. For example, saris, ठीक है, woven, borders, lungis and handkerchief for Madras. Some groups of weavers survived the competition with mill industries better than other. For example, we were weaving 5 variety of clothes because demand of these for these goods did not fluctuate even during the bad harvest years. ठीक है, उनकी डिमांड बनी रही. बैड हार्वेस्ट ईयर्स जब अकाल थे, खेतों में प्रोडक्शन नहीं हो रही थी उससे. तो फ्लाई सेटल क्या है, अभी मैंने बताया कि स्पिनिंग जेनी, फ्लाई स्टल, भाप का इंजन, इस तरह के फैक्ट्री, इस तरह की कई इन्वेंशन थे. फ्लाई सेटल, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज. इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड द वेफट into the vertical threads called the wrap. The invention of the fly settle made it possible for weaver to operate large looms. बड़ी बड़ी खड्डियाँ बनाई जाने, चौड़ा कपड़ा बनाया जाने, वी वाइड पीस ऑफ क्लॉथ, ज़्यादा पने का, ज़्यादा चौड़ाई का कपड़ा अब बनाया जाने लगा, क्योंकि फ्लाई शटल, उस शटल को फेंकना अब और आसान हो गया. थोड़ी दिनों में पावर लूम्स आ गई, मोटर उस शटल को फेंकने लगी, और आजकल तो शटल लेस है, मशीनें, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोडक्शन जो हो रहा है. नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन अ मेकिंग ऑफ द गुड्स. स्टूडेंट्स, अब एडवर्टीजमेंट का भी जमाना आ गया. डर के आगे जीत है, डू द ड्यू, दैट इज एडवर्टीजमेंट. ये देखिए यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट प्ले वेरी वाइटल रोल इन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट. वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इट थ्रू एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा गुड्स की डिमांड आने लगी. एडवर्टीजमेंट्स का एक फ़ायदा और होता है, वो नए नए कस्टमर पैदा कर रही थी, वो कस्टमर्स को चीज़ों का ज्ञान भी करवाती थी. एडवर्टाइजिंग प्ले very vital role, vital and important in the marketing of any product. One way in which new consumers are created is through advertisement. जो लोग चाय नहीं पीते उनको चाय पिला के दिखाई कि इसमें जूस आ जाता है, आप ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, आप ड्यू पी के जहाज में उड़ सकते हैं. इस तरह से एडवर्टीजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी. दे ट्राई टू सेव द माइंड्स ऑफ द पीपल. इससे लोगों का माइंड भी चेंज हुआ. टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड
वेयर एडवर्टीजमेंट्स राउंड अस। और आजकल तो हर 5 मिनट में एडवर्टीजमेंट। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसके लिए? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से ही तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, और मुझे रेवेन्यू कब मिलेगा? जब आप देवेंद्र रोहिला ट्यूटर को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लगातार वॉच करेंगे, सीखेंगे मेरे माध्यम से, आप मेरे साथ सीखेंगे। टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टीजमेंट्स राउंड अस। They appear in the newspaper, magazine, hoardings, street walls, and television screens. Okay, students, this is the chapter. This is the second video. इसका पहला वीडियो देखने के लिए आप देखेंगे that इसका स्क्रीन मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आपने यूरोपियन इंडस्ट्री की चर्चा करी, मैनचेस्टर की चर्चा करी, आपने इंडियन इंडस्ट्रीज की चर्चा करी, प्रोटो इंडस्ट्री की चर्चा करी। ओके, थैंक यू। इट इज देवेंद्र रोहिला, ए ट्यूटर। शेयर, subscribe and watch my channel. Thank you for your kind cooperation to me. Thank you very much.